नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का शनिवार को औपचारिक ऐलान कर दिया है। इन पांचों राज्यों में 690 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। पंजाब और उत्तराखंड में एक ही फेज में चुनाव होंगे। बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को पांचों राज्यों के वोटों की काउंटिंग की जाएगी। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, लेकिन सूबे में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं, तो मैदानी इलाकों में बारिश ने तापमान को और गिरा दिया है। देहरादून और मसूरी में सुबह से हो रही तेज बारिश, जिसके चलते ठंड में इजाफा हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। में आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि जो है, तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स है या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोगों के बीच जाकर जनसभाएं और रैली कर लोगों के मन में अपनी जगह बनाने की खुशी से सभी पार्टियां कर रही हैं। आपको बता दें कि पहली बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जिसने अपनी 70 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड से मुख्यमंत्री के दावेदार अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरेंगे। वहीं हरिद्वार जिले से भी 5 विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं इसकी जानकारी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी ने दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही आगे की विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के 24 पहली लिस्ट में 24 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जो निम्न प्रकार है। गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल, घनसाली से विजय शाह, विकासनगर से प्रवीण बंसल, राजपुर रोड से डिम्पल सिंह, ऋषिकेश से राजे नेगी, रानीपुर से प्रशांत राय, भगवानपुर से प्रेम सिंह, पिरान कलियर से शादाब आलम, मंगलौर से नवनीत राठी, हरिद्वार ग्रामीण से नरेश शर्मा, पौड़ी से मनोहर लाल पहाड़िया, चौबट्टा खाल से दिग्मोहन नेगी, बागेश्वर कपकोट से भूपेश उपाध्याय, बागेश्वर से बसंत कुमार, सल्ट से सुरेश चंद बिष्ट, सोमेश्वर से हरीश आर्य, अल्मोड़ा से अमित जोशी, लोहाघाट से राजेश बिष्ट, चंपावत से मदन मेहर, हल्द्वानी से समित टिंकू, रामनगर से शिशुपाल सिंह रावत, जसपुर से यूनुस चौधरी, काशीपुर से दीपक बाली, सितारगंज से अजय जायसवाल। हरिद्वार विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपनी विधानसभा हरिद्वार में अपनी 5 साल की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने कहा कि हमने अपनी विधानसभा में लगभग सभी काम पूरे कर लिए हैं और जो भी विकास के कार्य हैं उन सभी को अच्छे से किया है, जिसके तहत आज हम 5 सालों के कामों को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे। तो इस कार्यक्रम को हमने 5 साल की उपलब्धि के तौर पर जो हमने कार्य किया डबल इंजन की सरकार ने, वो सारा कार्यक्रम हमने लोगों के बीच में अपना विषय रखा और लोगों से 2022 में 17 से बड़ा जनादेश देने की अपील।
इस साल 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियां ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और वह लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रख रही हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी भी अपने बचे हुए कार्य करने की होड़ में लगी हुई है, जिससे कि वे दोबारा जनता के बीच में जाकर के वोट मांग सके। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तरी हरिद्वार में लंबे समय से लोगों की मांग पर प्राथमिक चिकित्सालय का शिलान्यास किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि लंबे समय से उत्तरी हरिद्वार के लोगों ने चिकित्सालय, डिग्री कॉलेज, सीवर और सड़कों की मांग चली आ रही थी, जिसमें हमने उनके सारे कार्य को पूर्ण किया है। आज हमने प्राथमिक चिकित्सालय का शिलान्यास किया है, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर चलेगा। यहाँ के हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है, युद्ध स्तर पर काम शुरू हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल में काम पूरा करना है। भूपतवाला के लिए 2 बड़े काम थे, एक डिग्री कॉलेज, उसमें 56 एडमिशन हो गए हैं, सारी फैकल्टी आ गई हैं, बच्चों की पढ़ाई अब जैसे ही कोरोना की गाइडलाइन आएंगी शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है, फ्लाईओवर का काम का भी शिलान्यास हो गया, वो भी शुरू हो रहा है। सीवर लाइन चुनाव के बाद शुरू करेंगे, पैसा आ गया है। तो यानी भूपतवाला क्षेत्र के लिए जितने काम थे हमने सारे पूरे किए। आज चूंकि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार हम सभा नहीं कर सकते थे, बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने खाली सिंपल ही इस सारे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है और उसके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाथी भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में घुस आते थे। हमने उनके लीडर को कॉलर रेडियो लगाया, जिसके कारण इनकी मूवमेंट का पता चल जाता है। हम आने वाले समय में 5 से 6 हाथियों को रेडियो कॉलर करेंगे, जिससे कि पता चल सके कि हाथियों का मूवमेंट किस जगह है और जब ये आबादी वाले क्षेत्र में आए तो हम इनको दूर कर सके। ये हमारी शॉर्ट तकनीक है। अगर हम लॉन्ग टेक्निक पर जाएं तो हमने गांव वालों के साथ वर्कशॉप करेंगे, जिससे कि उनकी फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसमें जो मोस्टली जो एलिफेंट आता था राजाजी नेशनल पार्क से, जो श्यामपुर और रशियाबाद रेंज है, उसे पार करके हरिद्वार रेंज में आ जाता था, जिसके कारण से फिर आबादी क्षेत्र में आने के बाद में आबादी में दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। तो हम लोगों ने अभी कार्यशैली जो हमारा जो रणनीति थी उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए जो एक्शंस लिए हैं, उससे ये सामने आ रहा है कि पिछले 1 वीक से एलिफेंट का मूवमेंट को हम रोकने में सक्षम हुए हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास सड़क पर कुछ दूरी पर कई परिवारों का अपना आशियाना है, जो आशियाने गौरंग गांव में बने हुए हैं, जो काफी बड़ा घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। जिस गौरंग गांव तक जाने वाले मुख्य पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया मोर्चरी स्थानीय लोगों का मुसीबत बना हुआ है। गौरंग गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस विषय को लेकर शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर लाए गए शव का इस जगह पर पोस्टमार्टम किया जाता है और उन शवों के कपड़े बाद में बाहर ठीक रास्ते के बगल पर फेंक दिए जाते हैं, जिस कारण कई बार स्थानीय लोगों के पालतू कुत्ते उन कपड़ों को नोच कर जगह जगह फेंक देते हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कई बार यहाँ पर रखे हुए शव पर काफी बदबू आ जाती है, जिस कारण उनका यहाँ पर से गुजरना मुश्किल हो गया है। लिए आज से ठीक 1 साल पहले 26 जनवरी के दिन हमने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी किया था कि इसे स्थानांतरित किया जाए। आरटीआई इस पर लगाई, सीएमओ सर को, डीएम मैडम उस समय थी भदौरे जी, उनको, और अभी एसडीएम जो मैडम है उनसे, और सीएम हेल्पलाइन पे मैं तमाम स्तरों पर शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन ये मोर्चरी यहाँ पर इसको स्थानांतरित करने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह ग्लव्स पड़े हुए हैं, पीछे जो डेड बॉडी आती है उसके सारे कपड़े पीछे पड़े हुए हैं, आधा जले हुए कपड़े हैं, और यहाँ पर कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, वो इसे यहाँ पर लेके जाते रहते हैं। तमाम स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, पिछली बार हमने धरना दिया कि इसे यहाँ से हटाया जाए। विधायक महोदय से मैं व्यक्तिगत तौर पर पिछले 3 साल से फ़ोन के माध्यम से भी और जब मीटिंग होती है तब भी उनसे मिल रहा हूँ, लेकिन वो केवल आश्वासन देते जा रहे हैं कि हम इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए वार्ता करेंगे, लेकिन वो भी कहीं से सफल होता नजर नहीं है। कलेर थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी के साथ उसके पिता पिछले 3 महीने से घर में बंधक बनाकर बार बार दुष्कर्म कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। कलेर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी पिता को मुखबिर की सूचना पर राही गेस्ट हाउस के सामने वाली कबाड़ी की दुकान से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है।
कार्यवाहक तंत्र की नाकामी से फल फूल रहा है बड़ेही रतमऊ नदी में अवैध खनन का गौरख धंधा। थाना बहादुराबाद की चौकी शातिरशाह क्षेत्र में 1 किलोमीटर के रेडियस में नदी से दिन रात चल रहे अवैध खनन पर चौकी शातिरशाह पुलिस और अन्य कार्यवाहक स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। खुलेआम धड़ल्ले से हो रहे इस अवैध खनन की यदि बात करें तो बड़ेड़ी राजपूतान रतमऊ नदी से लेकर भारापुर भौरी से होते हुए नेशनल हाईवे के आसपास की कॉलोनियों में पीछे वाले रास्ते तक 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन में संलिप्त लोड सरपट दौड़ते नजर आते हैं। वहीं अवैध खनन में लिप्त लोड सरपट दौड़ते इन ट्रैक्टरों पर पुलिस या कोई कार्यवाहक तंत्र प्रशासन कोई लगाम नहीं लगा पा रहा, जबकि कई बार इन अवैध खनन में लिप्त लोड वाहनों की तेज रफ्तार से कई हादसों को अंजाम भी दे चुके हैं। जनपद सीईओ उषा किरण गुप्ता द्वारा मास्क लगाओ अभियान चलाया गया और दुकानों में जाकर यह बताया गया कि मास्क लगाइए और सैनिटाइजर हाथ पर रखिए और तभी किसी व्यक्ति को सामान दीजिए। जो मास्क लगाकर आए हो, जनपद सीईओ ने बताया कि दुकानदारों को होटल और कुछ चालान ऐसे काटे गए हैं जो बिना मास्क लगाए व्यापार कर रहे थे। उन दुकानदारों को समझाइश भी दी गई। जनपद संयोजक और गुप्ता द्वारा भारी पंचायत में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और मास्क लगाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि जैसे उनका क्या संपर्क ज़्यादा रहता है जनता से, जैसे किराने की दुकान है, पान की दुकान है और जैसे कि सब्जी की दुकान। हमने उनको यही बोला है कि आप स्वयं भी मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, समय समय में हाथ धोते रहें और जो उनके ग्राहक आ रहे हैं उनको भी वो बिना मास्क के सामान न दें, उनको भी मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे क्या है हम संक्रमण में थोड़ा सा कमी ला सकें। जिला खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत जिले में 31 दिसंबर 2021 को वर्चुअल रूप में युवा उत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें जिले के सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने वाले 18 से 29 वर्ष के युवा प्रतिभागियों द्वारा अपनी अपनी कला प्रस्तुति के वीडियो प्रेषित किए गए थे, जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण विभाग बालाघाट के कक्ष में प्राप्त प्रस्तुति के वीडियो का LED स्क्रीन पर निर्णायक समिति के द्वारा उत्कृष्ट प्रतिभागियों का चयन कर जबलपुर संभाग के लिए संभागीय युवा उत्सव के लिए किया गया था। SP बालाघाट के निर्देश और जिला खेल अधिकारी के मार्गदर्शन में इस वर्चुअल युवा उत्सव में विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें इस वर्ष केवल 2 विधाओं लोकगीत तथा लोक नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित हुई। युवा खेल कल्याण विभाग की तरफ से था, जो यूथ फेस्टिवल होता है, ओपन यूथ फेस्टिवल, उस पर हमने लोकगीत पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने बालाघाट जिले में भी फर्स्ट रैंक लिया, फिर संभाग जिले में भी जबलपुर में भी फर्स्ट रैंक लिया और भोपाल में भी फर्स्ट रैंक लिया।
और भोपाल में फर्स्ट रैंक लेके अब नेशनल में जा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। प्रदेश में मतलब बिल्कुल प्रेजेंट को अब हम अपने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल पे, जो सुनने मिला है कि पौंडीचेरी में होगा। हमें जानकारी मिली कि माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा बच्चों को भोपाल में कंपटीशन के लिए भेजा गया है। भोपाल कंपटीशन में हमारे बालाघाट के बच्चों का पहला स्थान लगा। यह जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सेवादार, सभी साध संगत जी को मिली। तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हम सभी सेवादार, सभी साध संगत जी की ओर से जो बच्चे जिनका प्रथम स्थान मिला है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय कलेक्टर महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहन दिया और बालाघाट के बच्चों को उन्होंने भोपाल भिजवाया। मेरी बेटी और उनके साथ में और भी बेटियां जो हैं साथ में ग्रुप में यहाँ से बालाघाट से कलेक्टर महोदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में भोपाल भेजा गया था, जिसमें उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रतियोगिता दी। बाहर से और भी जिलों से वहाँ पे सब लोग पहुँचे थे, जिसमें से हमारे बालाघाट का सबसे फर्स्ट इनाम लगा है, जिनके ललित सर मुख्य इंचार्ज हैं। उनके मार्गदर्शन में ये सब बच्चियों ने गाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा ललित सर को। ढिंडोरी जिले के बजाग में लक्ष्मी स्व सहायता समूह के द्वारा धान की खरीदी की जा रही है, जहां पर बजाग क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने धान बेचने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं। केंद्र में रखे धान को बेचने के लिए 3-4 दिनों से परेशान किसान ने बताया कि बरदाना नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। किसानों से मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र में की जा रही खुली भ्रष्टाचारी, जहां पर किसानों ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में बरदाना से लेकर सिलाई कराने तक किसानों से पैसा लिया जाता है। ऐसा कह रहे हैं कि हमारा है 5 से 14 तारीख। अब हम क्या करेंगे जब 5 तारीख को हमने नए आए हैं यहाँ पर धान, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब 14 तारीख तक रुकना पड़ेगा हमको। हम जैसे 5 से हम लाए हैं, 5 से 14 है, अब क्या करेंगे हमको बताइए। हमारा व्यवस्था कौन करेगा यहाँ पे? बोल रहे हैं समूह वाले अब वही तो कह रहे हैं कि आज की डेट वालों को देंगे। हम क्या करेंगे फिर? 14 तक है तो बैठे रहो। कब लेके आए? 5 से 14, 5 तारीख को हम ले आए हैं, आज देख लो 7 तारीख है। है और 4 दिन पानी बारिश कम से कम बोरा दे देते तो हमें अपना व्यवस्था बना लेते यहाँ। और चौक आपकी धान कितने दिन से आपकी धान यहाँ पे पड़ी है? 4 दिन हो गए। तो 4 दिन से आप लोगों को अभी तक बोरा मिल नहीं पाया है? नहीं मिल। तो आपने क्या प्रबंधक से बात की है क्या? बोरा भी नहीं था 2 दिन से, आज ही बोरा आया है, कल आया है। दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? तो अभी तो नहीं दिए है ना, अभी मिला नहीं है। और सीरियल से दे रहे हैं, जिसका डेट है आज का उसी को दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। अरे धान लाओ कहें तो हम धान लाए थे, 4 दिन से हम बैठे हैं, अब हम कैसे करें दादा? तो क्या आप लोगों को यहाँ पे बोरा नहीं मिल रहा है? बोरा क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अभी आएगा बोरा, अभी आएगा, 12 बजे आएगा, रात में आएगा, ऐसे। नहीं तो अभी तो यहाँ देखा जा रहा है कि कल शाम से अभी नहीं देंगे बोरा, जो कुछ करना है करो, ऐसा बोल रहे हैं। हम क्या करें बताओ? हैं? किसके द्वारा बोला जा रहा है? सबके द्वारा बोला जा रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो बोरा मिलना चाहिए कहते हैं दादा। तो हमें ये जानकारी नहीं है कि हमको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कितना पैसा सरकार से आ रही है, कितना क्या मतलब आ रही है। मात्र सील लगा के, सील लगाने का, मात्र छापा करने का मतलब 1 रुपया मांगते हैं। छापा करने के महिला मतलब मांगती है। मैं तो मतलब उसमें नहीं 1 रुपया समिति वाले। अब हमारे पास हम 2 लाख रुपए वैसे ही ऋण लिए हैं। आज हमारे पास मतलब जो ट्रक लाते हैं मजदूर, उनको भी मतलब पैसा देना पड़ता है तत्काल में। अब इसके लिए हम 1 रुपया मतलब दे देंगे हमारे मतलब माँ बाप किसान भाई बंधु, तो उसमें हमको कौन सी मतलब ये नियम के खिलाफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज झाबुआ के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्थानीय रजवाड़ा चौक में आयोजित मौन धरने में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष भाजपा संगठन के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की योजनाओं के बारे में पार्टी पदाधिकारियों को जानकारी देकर योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज उनकी लोकप्रियता कांग्रेस को पच नहीं रही। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तो
तो मछली जैसे छटपटा रही है कि मोदी रहेंगे तो इस देश के अंदर हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जैसा बड़ा व्यक्तित्व, बड़े मन का व्यक्तित्व जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में पूरे देश का जनमत क्या कहता है, देश के जनमत के आधार पर तय होगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री आक्रमण करने का प्रयास किया है। ये अत्यंत घातक नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, लेकिन पूरे देश का जनमानस जो तय करेगा वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी उसके साथ। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुहिम चलाकर स्वच्छ भारत सुंदर भारत का सपना सजा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर झाबुआ जिले के मेघनगर और थांदला नगर परिषद को झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए ग्राम तलावली में भूमि आवंटन की गई। उसी भूमि पर मेघनगर और थांदला नगर परिषद द्वारा कूड़ा कचरा डालने की खबर जब आसपास की पंचायत के ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों में काफी रोष देखा गया और ट्रेंचिंग ग्राउंड को वहां से हटाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ट्रेंचिंग ग्राउंड ग्राम पंचायत तलावली से नहीं हटाया गया तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया भी जाएगा। और हमारा अनुरोध है कि ये कचरा यहाँ ना डालते हुए हम जो थानला का थानला में डाले और मेघनगर का मेघनगर में डाले। और रही बात, हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया, ज्ञापन दे, और आज तक हम बिल्कुल इतनी गंदगी गांव में फैल गई और आजू बाजू हाई स्कूल ही है, चारों पंचायतों के अंदर 200-200 मीटर में स्कूल ही पड़ रही और ये बच्चे हमारे अनपढ़ वो यहाँ आते और खेलते हैं तो वो हर बीमारी ला रहे। और हमारा अनुरोध है कि ये कचरा यहाँ से तत्काल, मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि ये कचरा यहाँ से बंद करे। यहाँ पे हमारे एक गांव में बड़ी गंभीर समस्या नगरपालिका थानला और नगरपालिका मेघनगर द्वारा इसमें ये है कि एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है, वहीं पे आसपास के 2 बड़े शहर उनके द्वारा गंदगी यहाँ गाँव में डाली जा रही है। जहाँ पे गंदगी डाली जा रही है वो 5 पंचायतों के बीच में है, जिससे यहाँ पे अन्य बीमारियों का फैलने का कारण हो रहा है। एक तरफ तो कोरोना चल ही रहा है, कोरोना तो दूर की बात, गांव वाले गंदगी से ही मर जाएंगे। मंडला जिले में चल रहे अवैध रेत खनन को लेकर जिले की जनता में आक्रोश दिखने लगा है। एक तरफ जहां ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से नदी का सीना छलनी करके अवैध रेत का खनन कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंडला जिला वासियों को रास्ते सस्ते दामों में मिलने वाली रेत अत्यधिक महंगी मिल रही है। वन विभाग की भूमि के निकट से शासन के नियमों को ताक में रखकर नदी से बेहिसाब रेत निकासी हो रही है। राजस्व विभाग ने पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि राजस्व विभाग और जिला प्रशासन रेत ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। सर, अभी पिछले दिनों से, पिछले लगभग 1 साल से ये जो अष्टावक्र कंपनी रेत निकालने के लिए आई है, इन्होंने न ग्राम पंचायत मुगदरा से कोई एनओसी ली है, न ग्राम पंचायत भड़िया से ली है। इनको भड़िया की खदान स्वीकृत है, लेकिन ये इलीगल रूप से भड़िया और मुगदरा दोनों की तरफ से निकाल रहे हैं। आज पटवारी जी, आरआई साहब, नायब तहसीलदार मैडम के सामने नाप हुआ, पूरा 1.1 हेक्टेयर 40.3 की खदानें हैं जो लगभग 7.5 हेक्टेयर में इन्होंने उत्खनन किया है। लगभग 1 हेक्टेयर में 5 मीटर गहरा है और बाकी अगर औसतन हम देखें तो 3 मीटर की गहराई है। देखिए, अष्टावक्र सॉल्यूशन कंपनी ने इसका ठेका लिया हुआ है, जिस प्रकार से उनको 1.4 हेक्टेयर यहाँ पर स्वीकृत है। उन्होंने लगभग 7.5 हेक्टेयर यहाँ पर खदान की खुदाई कर दी। और जहाँ तक गहराई की डेप्थ की बात करें अपन, तो इनको 2 फीट या 3 फीट डेप्थ की परमिशन और लगभग 15 मीटर, कहीं 5 मीटर तक खुदाई हुई है। पटवारी आरआई सबने नापाई की है। तो प्रशासन कार्रवाई करते हुए इनकी एक पोकलेट मशीन और 4-5 डंपर जब्त किए गए और खदान पूर्णतः इलीगल तरीके से चलाई जा रही है, रॉयल्टियाँ नहीं काटी जा रही हैं। इसके विरोध में आज ग्रामवासियों ने इकट्ठे होकर उनको गांव से जो 50-50 टन के ट्रक या ओवरलोड होकर जा रहे हैं, तो उनकी पाइपलाइन टूट रही है, तो उनको भी परेशानियां जा रही हैं। तो उन्होंने भी आंदोलन किया और चेतावनी दी है कि आगामी समय से अगर ओवरलोड वाहन यहाँ से गुजरेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और युवा कांग्रेस पूरी तरीके से उन ग्रामीणों के साथ खड़ी है। हम उनके कंधे से कंधा मिला के यूथ कांग्रेस उनके साथ उनकी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के महुरा ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले कालाडाही गांव में 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच अशुद्ध पेयजल सेवन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे, जिस पर अस्पताल विभाग द्वारा बाद में कालाडाही गांव में मेगा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से इलाज कार्य कराया गया। अब स्थिति काबू में होने के बाद भी प्रशासन द्वारा कही जा रही है, किंतु कल दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच संरक्षित
जनजाति बेगांव में उक्त ग्राम में हुई मौतों का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन को बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत थाना राजेंद्र ग्राम आकर कर दी है। किस लिए आए हुए हैं? हम एफआईआर दर्ज कराने। किन के ऊपर? हम सीधे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक के ऊपर। क्या कारण है? कारण यह है कि हमसे वोट लेकर हमें झूठे वाद कर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध जल पीने का नहीं, इस कारण से हम हमारे गांव में कालाडही गांव में 3 लोगों का मृत्यु। सागर के रहली क्षेत्र के ग्राम पटना बुजुर्ग में नल जल योजना से गंदा पानी की सप्लाई किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के द्वारा स्वच्छ पेयजल सप्लाई किए जाने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जनपद पंचायत रहली की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत के निवासी शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत ने संचालित नल जल योजना से लंबे समय से गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है। गंदे पानी की सप्लाई से नाराज पटना बुजुर्ग गांव के सैकड़ों युवाओं ने ब्लॉक मुख्यालय पर गंदे पानी से भरी बाल्टी हाथों में लेकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार संदीप तिवारी को ज्ञापन सौंपा। हमारे ग्राम पटना बुजुर्ग में जो नल जल योजना से पानी की सप्लाई की जा रही है, काफ़ी लंबे टाइम से ये शिकायत बनी है कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, कहीं पीले कलर का, कहीं काले कलर का, और जब नल चालू होते हैं तो पानी सप्लाई थोड़ी ठीक रहती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो पूरा पानी काला पड़ जाता है और इससे लगातार बीमारियों की चपेट में ग्राम में। शिवपुरी के झांसी तिराया क्षेत्र के कृष्णपुरम कॉलोनी में मकान का छज्जा गिरने से 4 लोग दब गए। मलबे के नीचे आने से एक मजदूर की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। यहां रहने वाले कृष्ण कुमार शर्मा के मकान के क्षतिग्रस्त छज्जे की रिपेयरिंग और डिजाइनिंग का काम चल रहा था। शुक्रवार देर शाम अचानक छज्जा ढह गया, जिसके नीचे मकान मालिक और उनकी पत्नी ममता शर्मा समेत मजदूर मलबे में दब गए। लोगों ने नगर निगम को कॉल किया। मौके पर पहुंची टीम ने सभी को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। प्लास्टर करने के प्लास्टर हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा मसाला बचा था, उसको लगा रहे थे, मसाला लगा के गिर गया। आप टोटल कितने मजदूर थे? तीन लोग थे हम, 2 कारीगर, 1 बेलदार। अच्छा, तो आप लोग मतलब अलग अलग लोग कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे थे? एक ही जगह काम कर रहे थे। मैं थोड़ा उससे दूर था, 10 फुट, और वो मुझसे दूर था। बेलदार मसाला लेने गए थे, इतनी ही छज्जा। ये आज करीब 5, साढ़े 5 बजे की बात होगी। झांसी तराई के पास कोयला फैक्ट्री है, वहाँ श्री कृष्ण शर्मा जी का एक मकान था, पुराना मकान था। उसको मजदूरों के माध्यम से वो रेनोवेट करवा रहे थे। छज्जे पर काम करते समय छज्जा गिर गया, उसमें एक मजदूर कपिल जाटव, उम्र लगभग 30 वर्ष होगी, वो खत्म हो गया और उसका एक साथी घायल। अब फिर से कोविड के केस बढ़ने से जिले में स्थिति खराब ना हो और आवश्यकता होने पर मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। कोविड केयर सेंटर फिर से सक्रिय किए जा रहे हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण किया और छात्रावास में कोविड केयर सेंटर में पेयजल, खानपान, बिस्तर, दवा और सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लेते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अभी नर्स ट्रेनिंग सेंटर और अनुसूचित जाति छात्रावास, इन दोनों में कोविड केयर सेंटर को फिर से संचालित किया जाए और कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है इस शहर में, और ये पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि ये शहर बहुत ही हॉट स्पॉट रहा है। और शुरुआती दौर में ही हम चाहते हैं कि उस पर इतनी कार्रवाई कर ली जाए कि जिनके घर में पॉजिटिव केस निकले वो हो जाएं, सजग हो जाएं, और उनके आसपास के लोग भी सजग हो जाएं, और इस प्रकार से धीरे धीरे शहर सजग हो जाए, ये मकसद है। बीजेपी उमरिया जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने पाली विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गत दिवस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर लापरवाही और अनदेखी की गई है, वह देश के प्रधानमंत्री के प्राणों को संकट में डालकर षड्यंत्र रचा गया है और संघीय ढांचे को पुरजोर तरीके से खंडित करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस घटना का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा देश की अखंडता को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटना की आशंका को जन्म देती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया पुरजोर विरोध करती है, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया। साथ ही प्रदेश पंजाब कांग्रेस सरकार चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया। और आप लोगों के माध्यम से हम इस बात की मांग करते हैं कि आखिर किस कारण से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यातायात काफिले को बाधित किया गया, आखिर इस चूक का जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा रही होगी। मंडल कार्यालय पर मुख्य अतिथि मनोज सिंधी, प्रादेशिक सचिव के संरक्षण में लॉर्ड विडेन पलवेल की 81 पुण्यतिथि पर स्काउट प्रभारियों ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सैल्यूट किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जेसी पालीवाल ने इस मौके पर जिला कमिश्नर स्काउट ख्याली राम वर्मा, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट हिमांशु सक्सेना और सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड अलका मिश्रा जी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को सबसे लोकप्रिय अभिनेता करार दिया। उन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट होते हुए सेना की एकता, युवाओं की एकता और युवाओं की दिशा निर्धारित करने का विशेष सहयोग दिया। बरेली कैंट थाना क्षेत्र में कार सवार कुछ युवकों ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जब मोटरसाइकिल चालक ने विरोध किया तो दबंगों ने मारपीट की। उसे कार में डालकर जंगल में ले गए और बंधक बनाकर पीटा। गाड़ी के पेचकस से शरीर में घाव कर दिए, पैरों में पेचकस मारा, जान से मारने के इरादे से जंगल में ले गए। चीख पुकार सुनकर अचानक वहां कुछ लोग पहुंच गए तो दबंगों को गांव वालों ने पकड़ लिया। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानते ना है भैया, हम बिल्कुल ना जानते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ टकराई थी? लाल फाटक पे। अच्छा, फिर किधर को ले गए आपको? हमें जंगल में ले गए, कहीं घने जंगल में। बुखारा की तरफ? हाँ वहाँ भैया जंगल में ले गए, ले जा रहे सबने देखो भैया जंगल बहुत घना जंगल है। अच्छा, हमें कुछ दिखे ना रहा। फिर वहाँ से कैसे निकले? वहाँ से गाँव बांधने खेल लो, उन्हें गाड़ी बांधने के लिए। गाँव बांधने खेलने के बाद में थाने लाए, थाने में पुलिस सुनना आ रही, उन्हें रात में पता ना क्या कर दो। हमारी बहन पागल हो गई, हमने हमारी जिंदगी दे दो, एक बार माफ कर दे, हमारी बहन है। उन्होंने हमारी बात ना मानी, कल खत्म कर देंगे। हम लोग ढूंढ रहे थे लाल फाटक, हमने पूरा ट्रैफिक ढूंढा, हमने हमारा लाल फाटक चलेटा में ट्रैफिक लगता उधर ढूंढा, वहाँ भी हमें मेरा भाई नहीं मिला। तो एक ग्रामीण का फोन आया कि ये तुम्हारा अभय कौन है? मैंने भाई मेरा अभय मेरा भाई है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे 2 लोग इसको जान से मारने को लेके आए हैं। हम सारे ग्रामीण लोगों ने हमने पकड़ रखा उन लोगों को, आप अपने भाई को फटाफट बचा लो आके, नहीं तो जान से मार देंगे। तो वो लोग पकड़ गए, पुलिस ने पकड़ लिया? ग्रामीण वालों ने पकड़ा है। उन लोगों के जिन लोगों ने पकड़ा उनकी मैं वीडियो बना के लाया हूँ। और उन लोगों ने बोला कि भैया हमने बचाया है, बहुत बेरहमी से मार रहे थे, हमने बचाया तो हमें ही मारा। डंडा थे। पुलिस के हवाले कर दिया उन लोगों को? उन लोगों पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और किसी दुकान से आपको 100 से लेकर 2000 तक का नोट दिया गया है तो सावधान हो जाए, वह नोट नकली भी हो सकता है। जी हां, गाजियाबाद पुलिस ने 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट छापते थे। इनके काम करने का तरीका कॉर्पोरेट को भी मात दे दे। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक इनको काम करते हुए 8 महीने हो गए थे और ये अब तक 17 लाख के जाली नोट छाप चुके थे। इनका काम बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में होता था। कोई नोट छापता था तो कोई उसमें सिक्योरिटी मेजर लगाता था, तो किसी का काम आगे सप्लाई करने का था। जहाँ तक ये काम शुरू करने की बात है तो इन्होंने मई 2021 में आज़ाद ने ये काम शुरू किया था और अब तक लगभग 15 से 17 लाख रुपए जो इसने बताए हैं कि ये इनकी प्रिंटिंग कर चुका है, जिनमें से 11 से 12 लाख रुपए मार्केट में उतर चुके हैं। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी इनकी काफ़ी रिफाइंड है, तो अगर कुछ असली नोटों के बीच में नकली नोट डाल दिए जाएँ तो पहचानना काफ़ी मुश्किल है। सर कब से काम कर रहे थे? दूसरा ये कि सर कमीशन पे भी ये आगे नोट लोगों को आगे दे रहे थे, कितना कमीशन पे सर लोगों को ये मुहैया कराए जा रहे थे? काम ये 8 महीने से कर रहे थे और जो सप्लाई की बात है इन पे मूलतः 3 गुने का जो कॉन्सेप्ट था कि आप अगर 1000 के असली नोट दे रहे हैं तो आपको 3000 के नकली नोट मिलेंगे, प्लस जो बीच में सप्लायर थे उनका 20% का कमीशन है। संभल के गुन्नौर में लगातार अवैध कब्जे वाली जमीनों को प्रशासन की तरफ से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। प्रशासन ने अब तक लगभग 10,000 बीघा से अधिक जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। तो वहीं आज गुन्नौर के 3 गांव मुबारकपुर बेला, हुसैनपुर बेला, सिकंदरपुर लच्छा के लोगों से 5000 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है और कब्जा मुक्त कराने के बाद 5000 बीघा जमीन को वन विभाग को सौंप दिया,
जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को लाकर शिफ्ट किया जाएगा। गुन्नौर के उप जिलाधिकारी रमकेश सिंह धामा ने बताया कि यहां पर सरकारी जमीन को 3 गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसको प्रशासन ने आकर कब्जा मुक्त करा दिया है। आसपास है जो 2000 बीघा बनती है। इसके आगे भी गंगा की ज़मीन है जो ये ज़मीन के बाद में 3-4 हज़ार बीघा ज़मीन और है। कुल मिला के 4-5 हज़ार बीघा है जो मुबारकपुर बेला, हसनपुर बेला और सिकंदरपुर लच्छा डांडा जो गैराबाद गांव है इनके नाम से दर्ज है। इसमें कुछ एरिया में खेती की जा रही है 400-500 बीघा में, और निचले हिस्से में अभी शुरू की है उन लोगों ने खेती। तो इन लोगों को सबको कह दिया गया है कि इसे खाली कर दें अगले 10-5 दिन में, और यहाँ पे हम जो है वन विभाग को इस भूमि को हैंडओवर कर रहे हैं। और इसमें गायों के लिए भी जगह रहेगी, जो जगह जगह गाय घूम रही हैं उन्हें इसमें शिफ्ट किया जाएगा सभी जगह से गायों। संभल के रजपुरा में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रजपुरा थाने के चौकीदारों को कंबल और टॉर्च वितरण किया और उनकी जिम्मेदारी को बताया। आज शनिवार को रजपुरा के डीएमएम शुगर मिल में जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कंबल वितरण कार्यक्रम में चुनाव को देखते हुए क्षेत्र के चौकीदारों को बताया कि गांव के चौकीदार का पद एक महत्वपूर्ण पद है। आप सभी लोग चुनाव में पुलिस का पूरा सहयोग करें और गांव में किसी भी तरह का कोई चुनाव में माहौल बिगड़ने की कोशिश करे तो आपको सबसे पहले अपने थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी, जिससे कि हम पहले से ही अपनी कार्रवाई कर सकें। उसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी चौकीदारी को कंबल और टॉर्च वितरण किए। डीएफओ हरिद्वार और उनके कार्यालय के कर्मचारियों के बीच का विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। काफी दिनों से डीएफओ हरिद्वार के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारी अब डीएफओ हरिद्वार के ट्रांसफर से कम मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि डीएफओ हरिद्वार जब से हरिद्वार में आए हैं उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्रता करी है। इसके कारण उत्तराखंड फॉरेस्ट संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य को धरने पे जाना पड़ा। डीएफओ हरिद्वार कार्यालय के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि डीएफओ हरिद्वार अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार सही नहीं रखते, वह उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं। उनका कहना या तो शासन डीएफओ हरिद्वार का ट्रांसफर कर दे या हम सब कर्मचारियों को ट्रांसफर करके कहीं और भेज दे। लोगों ने आपत्ति जताई है और उसी के क्रम में क्योंकि हम लोग एक ही दिन बैठे और सोमवार को तो ये हो गया, तो उस क्रम में इनसे वार्तालाप किए गए हैं, उच्च स्तर से भी वार्तालाप किए गए हैं, हमने भी बार बार किए, बट कुछ नतीजा नहीं निकला है। कुछ स्टाफ ने ज्वाइन भी कर लिया है, आप ही के बीच में है वो स्टाफ, और बशर्ते ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपने भी देखा होगा हमारा ऑफिस सुचारू रूप से चल रहा है, सैलरी सबकी निकल चुकी है एक्सेप्ट जो हड़ताल पे हैं, और उनसे उच्च लेवल पे वार्तालाप चल रहा है, या जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो उच्च लेवल का डिसीजन है। और हमारा फील्ड स्टाफ जो है फील्ड में कार्यरत है, वो कार्यालय पे है, और यहाँ की इस कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, काफ़ी दिन से हड़ताल पे हैं। कुछ उनकी मांगे हैं, जो डीएफओ है उनके खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जो संयुक्त संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या समस्या है जो आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं। तो क्या समस्या है, क्या नाराज़गी है कोई डीएफओ से? हमारी नाराज़गी यही है, अब तो बहुत लंबा वो भी चला गया आंदोलन लगभग। अब यह है कि सिर्फ या ट्रांसफ़र ही चाहिए, या इनका नहीं होता तो हम लोगों का करवा दें। अच्छा, क्या हुआ था घटना के बारे में तो जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार। उस दिन कार्यालय में 11 तारीख को कार्यालय में 5 बाबू गए, 5 पे किसी पे फाइल पटक दी, किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, किसी को कहा तू पेड़ कटवा रहा है, किसी को कहा तू खनन करवा रहा है। तो जबकि आप अच्छी तरह विज्ञा है कि ऑफिस में इस तरह की गतिविधियां नहीं चलती। ये तो खुद सभी समझते हैं कि कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ ख़त्म होता है। जो ये अवैध गतिविधियां होती है ऑफिस से कोई नहीं होती, ये तो सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि एक तरफा कोई बात नहीं होती, तो कहीं कुछ शुरुआत हुई होगी, कहीं कुछ बात रही होगी जो ये चीज़ निकल करके आए नाराज़गी आप। तो छोटा कर्मचारी कोई वो कुछ कह सकता है अकड़ के इनके साथ, अधिकारियों के साथ? कर्मचारी तो जी बोलेगा, जी बोल के, तो जी का ही नतीजा ये है कि किसी पे कैलेंडर फेंकना, किसी पे बदतमीजी करना, मतलब बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग जो शोभा नहीं देता लगभग ऐसे उच्च अधिकारियों को।
तो आप लोगों की वार्ता भी हुई क्या डीएफओ साहब से? डीएफओ साहब से वार्ता तो कोई इस संबंध में नहीं हुई। हाँ, कई बार 3-4 बार हुए आए हैं हमें कहने के लिए, लेकिन डीएफओ साहब ने जैसे कि उन्होंने हमें बार बार ये धमकी जरूर दी है कि मेरी 25-26 साल की नौकरी है, मुझे पीसी साहब तक जाना है, आप लोग कहाँ तक भागोगे मुझसे, कहीं ना कहीं तो आप मिलोगे ही, आप कब तक मुझसे भागते रहोगे। इस तरह की बातें की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर जो है गुरूर है तो मेरे अंदर तुमसे 10 गुना ज़्यादा गुरूर है। तो मांग क्या है आपकी? अब मांग हमारी एक ही मांग है, एकल मांग है हमारी केवल कि उप वन संरक्षक महोदय का यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए और किसी व्यवहारिक और कुशल अधिकारी को यहाँ पर लाया जाए जो कर्मचारियों के साथ बिल्कुल समन्वय बना स्थापित करके चल सके। अच्छा, मान लें आप नाराजगी है आप कर्मचारियों के अंदर, आप इतने सारे कर्मचारी हैं, पर आज 2 कर्मचारी वहाँ पर पहुँच भी गए, उन्होंने कहा कोई ऐसी नाराजगी अब नहीं है हमारे मन में, तो आप लोग क्यों नहीं जा पा रहे? वो 2 क्यों गए? देखिए, ये तो हर कर्मचारी का अपना विवेक है, अपना है। देखो, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो संगठन के साथ चलते हैं, कुछ कर्मचारी केवल तभी बोलते हैं जब उनके साथ ही कोई इस तरह की घटना घटित होती है, क्योंकि उनका डीएफओ साहब के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाया है और ना ही कि डीएफओ साहब ने उनसे कोई दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वो सभी के साथ ना होकर वो अपना अलग जाके बैठ गए हैं। लेकिन हम, क्योंकि कुछ लोग हम में से भुक्तभोगी हैं और हमें पता है कि ये कभी भी किसी की भी साथ घटना हो सकती है, इसलिए हम साथ हैं, एक साथ हैं। तो वो ये भी कह रहे थे जो कर्मचारी गए हैं, वापसी गए हैं, जिन्होंने हड़ताल से हट गए हैं, तो कहते हैं कि आप लोग रोकते थे उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल ये तो सिर्फ उन्होंने दबाव में ये बातें कही हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। वो तो एक रणनीति के तहत मुझे हमें सुनने में आया है कि इन लोगों से जो है हमारी एसपी महोदय को भी शिकायत कराई जा रही है कि हम लोग रोक रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा हमने अभी तक किसी के साथ नहीं किया है, इसका कोई भी उनके पास सबूत नहीं है। हम बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं और हम जो है हमने अभी तक किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं की है, और वो तो अपने साथ के बंदे हैं, उनसे तो हम क्या बदतमीजी करेंगे। देखिए, ये संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी थे जो काफ़ी दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। नाराजगी है डीएफओ हरिद्वार से इनकी, और उस नाराजगी के इनकी एक ही मांग है कि डीएफओ का हस्तांतरण, यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र इनका चाहिए, तभी ये अपने काम पर लौटेंगे। अब ये देखना होगा, क्योंकि सुना जा रहा है कि देहरादून स्तर, राजधानी स्तर पर इन पर बातचीत चल रही है, इनके मोर्चे की बातचीत चल रही है। अब ये देखना होगा कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है और आने वाला समय क्या रिजल्ट लेके आता है। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरा, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।